नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम भारतीय वन अधिनियम से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आपको देंगे। वन और वानिकी किसी देश और जनहित के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना, उस पर शुल्क लगाना था और ये किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी व्याख्या करता है। पेड़ और वन जीवनदाता होते हैं, लेकिन लोग अक्सर अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों को काट देते हैं। वन कानून वन और पेड़ों को संरक्षित करता है और इस मायने में ये कानून अहम है। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया जी। तो नवीन जी आपको जानकारी देंगे और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर्स आपको बता देती हूँ, 01206127 पर कॉल करिए या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 01206127 पर कॉल करिए या फिर 01206127 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और नवीन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य है, ये विस्तार से बताएं। जी, देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी पर्यावरण वो भी सुरक्षित रहती है। तरह तरह के जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उनका भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं या किसी न किसी प्रकार से महत्व होता ही है। और क्योंकि वनों को अनियंत्रित तरीके से किसी समय पर नष्ट किया जा रहा था, जिसके आने वाले भविष्य में व्यापक नुकसान संभव हो सकते हैं, तो इसलिए वन अधिनियम 1927 में पारित किया गया, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वन आवरण या जो महत्वपूर्ण वन्य जीवन वाले क्षेत्र हैं उनको समेकित करना और आरक्षित करना। साथ ही साथ वन के जो भी उपज होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, बहुत सारे औषधीय तत्व होते हैं, जैसे जड़ें, पत्ते वगैरह, है ना, तो इस तरह से वन के उपज को और इसकी आवाजाही तथा पारगमन को विनियमित करने के उद्देश्य से वन अधिनियम लाया गया था। साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत काफी सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के वनों को डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है और उनको आरक्षित भी किया जाता है। साथ ही साथ जो वनस्पतियां हैं और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करना भी वन अधिनियम का एक उद्देश्य है। जो वन जैव विविधता है उसको किसी प्रकार की क्षति न हो, कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए प्रावधान बनाना, है ना, और इनकी रक्षा को सुनिश्चित करना। साथ ही साथ कई बार जैसे वनों का कटाव होता है चारागाह के तौर पर प्रयोग करने के लिए या खेती बाड़ी के लिए, तो किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों का नुकसान या उनका कटाव ना हो, इसको भी नियंत्रित करने का उद्देश्य जो है वो वन अधिनियम 1927 का है। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि वन अधिकारी का क्या कर्तव्य रहता है इसमें? जी, वन अधिकारी जो होते हैं वे वनों के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारतीय वन सेवा के जो अधिकारी होते हैं
जी। वे पर्यावरण प्रबंधन से लेकर के संरक्षण, वनों का सतत विकास और इस तरह के जो भी वनों के उत्थान से संबंधित कार्य होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी जिम्मेदारियों की यदि बात करें तो विविध प्रकार की जिम्मेदारियां इनके ऊपर डाली गई हैं, जैसे कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, वनों का प्रबंधन करना, जो वन्य जीव होते हैं विभिन्न प्रकार के उनका संरक्षण, फिर वनों से संबंधित वन के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं या जो जीव जंतु किसी भी वन में रह रहे हैं उन सब से संबंधित डेटा का संग्रहण करना, सामुदायिक विकास और जो संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं वन अधिनियम के तहत उनका प्रबंधन भी शामिल है। अधिकारियों के ऊपर यह भी जिम्मेदारी होती है कि पर्यावरण से संबंधित स्थिरता भी बनाए रखें, वनों का प्रबंधन करके और बाकी चीजों का प्रबंधन करके, तथा जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको सुनिश्चित करें। और ऐसे जो पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन है इसको बनाए रखने के लिए यदि नीतियों को लागू करने, यदि कोई नीति लाई जाती है तो उनको लागू करने का कार्यभार भी वन अधिकारियों पर सौंपा जाता है। और एक प्रमुख जिम्मेदारी यह भी है कि जो विशिष्ट पौधे होते हैं जिनका विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे आयुर्वेद हो गया या अन्य प्रकार की मेडिकल यूसेज होते हैं, तो ऐसे जो विशिष्ट पौधे हैं उनको संरक्षित करना ये भी वन अधिकारियों के कर्तव्य में शामिल होता है। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखिए, यदि हम भारतीय वन अधिनियम को देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार के वनों के बारे में चर्चा की गई है। एक होता है आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन होता है और तीसरा जो है ग्राम वन का वर्णन किया गया है। ग्राम वन वे वन होते हैं जो जंगल के आसपास बसे हुए ऐसे गांव है ना, जिसके अंदर जिस भूखंड के ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हों, है ना, और साथ ही साथ वहां पर गांव भी बसे हुए हों। अब ना तो जंगल को अलग किया जा सकता है, ना ही गांव को अलग किया जा सकता है जी। तो इस तरह की जहां भी परिस्थिति होती है, जो भूखंड होते हैं उनको ग्राम वन कहा जाता है। ग्राम वनों को भी जो है आरक्षित वनों में रहने की, जो ग्रामीण होते हैं ऐसे गांव में रहने वाले, उनको आरक्षित वनों में रहने की अनुमति दी गई है। और ये जो ग्रामीण लोग होते हैं जो ग्राम वन में रहते हैं, इनके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती है जंगल के संरक्षण की, जैसे कि जंगल को आग से बचाना, या जंगल के अंदर यदि अवैध तरीके से लकड़ी की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, या कोई भी वन उपज है उनका अवैध तरीके से उनकी निकासी की जा रही है जंगल से, तो इस पर नजर बनाए रखना और वन अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करना, ये जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ जो लोग ग्राम वन के आसपास रहते हैं या ग्राम वन में रहते हैं, उनको जंगल से अपने उपयोग के लिए कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होती है, जब तक कि वे स्पष्ट तौर पर इसके लिए आवेदन करके और लिखित अनुमति प्राप्त न करने वन अधिकारियों से। आवेदन देने के बाद में वन अधिकारी की जिम्मेदारी होती है उसके जो भी परिणाम हो सकते हैं, अच्छे बुरे, उन सबका आकलन करना और उसके बाद में अनुमति देना। तो ग्राम वन वे वन होते हैं जो जंगलों से सटे हुए होते हैं, या उसका कुछ हिस्सा या पूरा पूरा गांव जो है वो जंगल के अंदर ही होता है, उनको ग्राम वन कहा जाता है। जी, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं सर? जी, देखिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन, ये वह भूमि है जो कि आरक्षित होते हैं,
और इस पर सरकार का संपत्ति का अधिकार होता है। सरकार जिस किसी भी वन क्षेत्र को यदि घोषित कर देती है कि वह आरक्षित वन है या संरक्षित वन है, तो उनको भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की श्रेणी में गिना जाता है। जो संरक्षित वन होते हैं वे जंगल के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं, जिसमें वन्य जीव और पेड़ पौधे वे सारे शामिल होते हैं। जो संरक्षित वन होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण की रक्षा करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। किसी भी संरक्षित जंगल में या वन में वनस्पति और जीव जंतु दोनों ही मनुष्यों से किसी भी प्रकार की परेशानी के बिना रहते हैं, क्योंकि इनको संरक्षित घोषित किया गया है। तो इंसानों की आवाजाही पर आमतौर पर ऐसे जंगलों में प्रतिबंध होता है। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति ऐसे जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश करता भी है तो किसी भी वन्य जीव या पेड़ पौधों के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इन सब के ऊपर वन्य अधिकारियों की नजर लगातार बनी रहती है, जिससे कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जी जी, ये सर अब ये बताइए कि जंगल के पेड़ अवैध रूप से काटने की रोकथाम कैसे की जाती है और इस अपराध की सजा या जुर्माना क्या है? जी, भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं, जिससे कि इन शक्तियों के तहत कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य की सीमा में पड़ने वाले जंगलों की सुरक्षा के लिए नियम बना सकते हैं। ये नियम संरक्षित वनों से पेड़ों या इमारती लकड़ी के काटे जाने के लिए या जंगल से बाहर निकाले जाने से संबंधित हो सकते हैं। संरक्षित वन जहां भी होते हैं वहां की उसके आसपास के शहरों और गांवों के निवासियों को अपने उपयोग के लिए यदि अनुमति दी जाती है कि वे लकड़ी लेके जा सके या कोई भी वन्य उपज को अपने उपयोग के लिए लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नियम बनाने के अधिकार राज्य सरकार को दिए गए हैं। साथ ही साथ यदि व्यावसायिक तौर पर लकड़ी का या किसी वन्य उपज को जंगल से निकाला जाना है, तो उससे संबंधित नियम तथा ये कौन निकाल सकेगा, जिस व्यक्ति को अधिकार दिए जाएंगे उनको किस प्रकार से दिए जाएंगे, जैसे कि लाइसेंस इशू करना है ना, ताकि जो लाइसेंसधारी व्यक्ति हो वही इन चीजों का जो है व्यावसायिक तौर पर जंगल से आवागमन कर सके या वहां से निकाल सके। तो लाइसेंस के प्रावधान बनाने तथा इसके नियम बनाने का भी अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। इसी प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति किसी वन उपज को या लकड़ी या निर्माण में प्रयोग होने वाले टिम्बर को काटना या निकालना चाहता है, तो उसको यदि लाइसेंस दिया जाएगा तो उस लाइसेंस के लिए क्या फीस होगी, है ना, और इस फीस का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, इन सबसे संबंधित नियम बनाने के भी अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। साथ ही साथ यदि कोई वन की भूमि चारागाह के तौर पर प्रयोग की जानी है, तो उसके लिए जंगल को यदि साफ करना है या पेड़ों को काटा जाना है, तो इसके लिए भी नियमावली बनाने के अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। तो इन शक्तियों के तहत राज्य सरकारें अपने स्तर पर नियम बनाकर ये सुनिश्चित करती हैं कि अवैध तरीके से कोई भी जंगल की लकड़ी ना काटी जाए और किसी भी वन उपज को अवैध तरीके से वन से बाहर ना ले जाया जाए। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से लकड़ी काटता है या जंगल को साफ करता है या बिना किसी अनुमति के यदि अपने मवेशियों को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में या साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति जंगल के आसपास में आग लगाता है, तो
इन सब अपराधों के लिए उसके ऊपर सजा का प्रावधान है, जो कि 6 महीने की कैद से लेकर के या तो 6 महीने की कैद की सजा हो सकती है या 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर 6 महीने की कैद और 500 रुपए का जुर्माना दोनों ही लगाया जा सकता है। जी, ठीक है सर। जंगल के पेड़ और संपदा से जुड़े क्या नियम कायदे हैं या क्या कानून है? जी, देखिए, यदि हम भारतीय वन अधिनियम की धारा 30 को देखें तो पेड़ों और दूसरे जो जीव जंतु हैं जंगल के अंदर, उनको आरक्षित करने के लिए अधिसूचना जारी करने की शक्ति होती है राज्य सरकार के पास। किसी भी संरक्षित वन में यदि किसी वृक्ष या वृक्षों के वर्ग को अधिसूचना द्वारा निर्धारित किसी तिथि से आरक्षित घोषित करना हो तो ये अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार जो है ये भी घोषित कर सकती है कि वन का कोई एक भाग आम जनता के आवागमन के लिए बंद रखा जाएगा, है ना। किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वहां पर निषेध होगा। हालांकि ये जो निषेध है ये एक बार में ज्यादा से ज्यादा 30 साल के लिए लगाया जा सकता है, या किसी ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार ठीक समझता है जंगल के हित में। साथ ही साथ यदि पत्थर का खनन होना है या किसी प्रकार का जो भी वन उपज है उसको निकाला जाना है, तो इन सब चीजों के लिए जो है प्रावधान है कि राज्य सरकारें समय समय पर आवश्यकता अनुसार नियम और कानून बना सकते हैं और उनको लागू कर सकते हैं। ठीक है सर। ये जंगल के पेड़ों पर किस तरह से और कब सरकार की संपदा होती है? देखिए, सरकार किसी भी वन या भूमि को जो कि या तो पहले तो सरकारी संपत्ति हो या मान लेते हैं यदि किसी निजी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है और वह निजी व्यक्ति आवेदन करता है कि जिस जमीन के ऊपर वन है उस वन को वन घोषित किया जाए या वन संपदा घोषित की जाए, तो इस आवेदन के ऊपर भी निर्णय लेते हुए उस स्थान को वन घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर या तो सरकार जो है उस व्यक्ति के ऊपर भी जिम्मेदारियां डाल सकती है कि वन के संरक्षण में वह भी अपनी योगदान दे, या तो फिर यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी निजी व्यक्ति को अधिकार देना जो है वन के हित में नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उस जमीन का अधिग्रहण स्वयं सरकार कर सकती है जी। यदि सरकार ऐसी जमीनों का अधिग्रहण कर लेती है तो अधिग्रहण के बाद से वन और उसकी संपदा के ऊपर पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार होता है, और यदि किसी निजी व्यक्ति के कब्जे में पहले से वो जमीन था तो उस व्यक्ति का अधिकार जो है वहां पर समाप्त कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार उस पर कंट्रोल लेकर के, और यदि किसी गांव के आसपास की वो जमीन है तो वहां के ग्रामीणों के ऊपर भी जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदारी डाली जा सकती है कि वे भी वन की सुरक्षा में अपना योगदान दें। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि जब भी सरकार किसी भी क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित कर देती है या आरक्षित वन घोषित कर देती है और उसके ऊपर कब्जा ले लेती है और निजी व्यक्तियों के अधिकारों को समाप्त कर देती है, उसके बाद से जो है वन संपदा सरकार की संपदा हो जाती है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवीन जी, आपने बहुत ही विस्तार से वन अधिनियम के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।